जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे नागलोक के राजा बासिक की कहानी का अगला भाग। पिछली वीडियो में अपने सुना कि पृथ्वी लोक पर आई राजकुमारी निहालदे राजकुमार परीक्षित से वापिस लौट आने का वादा करके नागलोक को चली गई। अब आगे जब राजकुमारी निहालदे राजकुमार परीक्षित से वापिस लौटने का वादा कर नागलोक की ओर चल दी तो चलते चलते राजकुमारी को एहसास हुआ कि वह राजकुमार से पृथ्वी लोक पर वापस लौट आने का वादा करके बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि राजकुमारी को मालूम था कि उसके पिता अपनी पुत्री को कभी भी पृथ्वी लोक पर नहीं ब्याहेंगे। किंतु राजकुमारी अपने पिता की तरह वादा खिलाफी भी नहीं करना चाहती थी। राजकुमारी एक सरल और सीधे मन की लड़की थी, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए राजकुमारी के मन में एक योजना ने जन्म लिया। योजना ऐसी थी कि जिसने राजकुमारी के उदास चेहरे पर खुशी की चमक ला दी। इस योजना के साथ राजकुमारी अब नागलोक पहुंच गई। अपनी पुत्री को आता देखकर राजा बासिक व रानी बहुत ही प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री के बहादुरी का गुणगान करने लगे, क्योंकि उनकी पुत्री पृथ्वी लोक के झालरा कुएं से अकेली पानी भर के जो लाई थी। और फिर राजा बासिक खुले चौक में एक पटड़ा डालकर बैठ गए और अपनी पुत्री से बोले कि पुत्री, अब जल्दी से जल्दी हमें इस पवित्र जल से स्नान कराओ, ताकि हम जल्दी से स्वस्थ हो सकें और इस रोग से छुटकारा पा सकें। राजकुमारी ने जो योजना अपने मन ही मन बनाई थी, उस योजना के अनुसार राजकुमारी ने अपने हाथ का एक अंगूठा राजा बासिक के माथे पर रखकर सारा पानी सिर पर डाल दिया और मटकी को जानबूझकर फोड़ दिया। अब पानी राजा बासिक के पूरे शरीर पर पहुंच गया, लेकिन माथे पर अंगूठे के नीचे पानी नहीं पहुंच पाया, यानी कि बाकी सारा शरीर स्वस्थ हो गया। और जहां माथे पर राजकुमारी ने अंगूठा रखा था, तो अंगूठे के कारण वो जगह वैसे की वैसी ही रह गई। राजा बासिक को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। वह तो स्नान करके बहुत ही खुश था, लेकिन जब उन्होंने आईना मंगवाया और अपना चेहरा देखा, तब उनकी नज़र उस निशान पर गई जो उनके चेहरे पर काफ़ी भद्दा दिखाई दे रहा था। निहालदे ने वह निशान जानबूझकर बचाया था, क्योंकि राजकुमारी की योजना यही थी कि राजा बासिक उन्हें दोबारा पानी लाने के लिए पृथ्वी लोक पर भेज सकें। राजा बासिक ने आईना देखते हुए अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, आपने यह भूल कैसे कर दी? यदि यह निशान हमारे शरीर के अन्य भाग पर होता तो इतनी बड़ी दुविधा ना होती, किंतु यह निशान तो हमारे माथे पर है, जो काफ़ी भद्दा दिखाई दे रहा है। मुझे दुख तो हो रहा है पुत्री, पर तुम्हें एक बार फिर से झालरा कुआं जाना होगा। वहाँ से दोबारा पानी लेके आओ, ताकि हमारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अपने पिताजी की बात सुनकर निहालदे बोली कि क्षमा करें पिताजी, हम आपको अच्छी तरह से स्नान नहीं करा सके। मुझसे गलती हो गई, किंतु आप चिंता ना करें। मैं आपके चेहरे को सही करने के लिए झालरा कुएं पर पानी लेने के लिए दोबारा जाऊंगी। अपने पिताजी से इस तरह कहते हुए राजकुमारी निहालदे का मन प्रसन्नता से व्याकुल हो उठा, क्योंकि अब उसकी योजना सफल हो चुकी थी। मन ही मन निहालदे ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और मटकी उठाकर पृथ्वी लोक की ओर चल दी। अब की बार वह सदा के लिए जा रही थी, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर खुशी भी थी, यानी कुछ गम तो कुछ खुशी। अब निहालदे तो वहां से चली गई, किंतु राजा बासिक के चेहरे पर वह निशान सदा के लिए रह गया। जैसे ही राजकुमारी निहालदे झालरा कुआं पर पहुंची, तो देखती है कि राजकुमार परीक्षित पहले से ही वहां बैठा राजकुमारी का इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी परीक्षित ने जैसे ही निहालदे को देखा, तो उसका मन प्रसन्नता से व्याकुल हो उठा और एक खुशी की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ पड़ी। दोनों ने दौड़कर एक दूसरे को गले से लगा लिया। निहालदे अपनी आंखों में आंसू लाते हुए राजकुमार से बोली कि राजकुमार, मैं आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ। आप मुझे जहाँ लेकर चलेंगे, मैं आपके साथ वहीं चलने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार परीक्षित निहालदे को लेकर अपने महल में आ गया। वहाँ खूब जोरों शोरों से उनका स्वागत किया गया। राजा पारिक भी अपनी पुत्र वधू को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। पृथ्वी लोक का हर व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न था, क्योंकि नागलोक की राजकुमारी पृथ्वी लोक की बहू जो बनी थी,
और नागलोक में राजा बासिक अपनी राजकुमारी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सारा दिन बीत चुका था, धीरे धीरे रात होने लगी। अब राजा को एक गहरी चिंता सताने लगी कि आखिर क्या हुआ होगा हमारी पुत्री के साथ। एक अनजान भय से राजा कांप रहे थे। यही हाल रानी का भी था। वह भी इसी चिंता में डूबे जा रही थी कि हमारी पुत्री आखिर अभी तक लौटी क्यों नहीं, क्या बात हुई, कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया। इसी तरह सोचते सोचते राजा रानी ने सारी रात गुजार दी। जैसे ही सुबह हुई तो राजा ने अपने सभी दूतों को दरबार में तुरंत एकत्रित होने का आदेश दिया और उन्हें जालरा कुआं पर जाकर राजकुमारी के साथ घटित घटना का पता लगाने को कहा। तो राजा बासिक के दूत राजा के आदेश अनुसार जालरा कुएं पर गए तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि मटकी तो वहां पर फूटी पड़ी थी और घोड़े के पैरों के निशान कुएं के चारों तरफ बने हुए थे। इतने सारे निशानों को देखकर दूतों ने अनुमान लगा लिया कि ये हो ना हो घोड़े वाला ही राजकुमारी को लेकर गया है और वे घोड़े के पद चिन्हों का पीछा करते करते राजा पारिक की नगरी में पहुंच गए। तो उन्हें यह समझते हुए देर नहीं लगी कि हो ना हो अवश्य राजकुमार परीक्षित ही राजकुमारी का अपहरण करके यहाँ पर लाया है। पूरी घटना का पता लगाने के बाद में दूत तुरंत नागलोक की ओर चल पड़े। नागलोक में राजा बासिक दूतों का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो जैसे ही राजा ने दूतों को देखा तो भागकर उनके पास पहुंचे और बोले कि जल्दी बताओ क्या समाचार लेकर आए हो, मेरी राजकुमारी कहाँ है, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया, मुझे मेरी पुत्री को लेकर बहुत ही चिंता हो रही है। तो दूतों ने राजा बासिक को सारी घटना बता दी। तो यह सुनकर राजा को चक्कर आने लगे और बोले कि आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। और फिर अपने आप को संभालते हुए राजा बोले कि हमारी राजकुमारी को राजकुमार परीक्षित ले गया है, किंतु हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम अपने विष से राजा पारिक की नगरी को समाप्त कर देंगे। हम अपने सांपों का एक ऐसा जखीरा पृथ्वीलोक पर भेजेंगे जिससे राजा पारिक की रूह तक कांप जाएगी और उसे हमारे कदमों में गिरने पर मजबूर कर देगी। और फिर राजा बासिक ने नागलोक के सभी शक्तिशाली नाग योद्धाओं को तुरंत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। महाराज का हुक्म सुनते ही सभी नाग योद्धा दरबार में एकत्रित हो गए। राजा बासिक ने 7 पान का बीड़ा सभा के बीच में डाल दिया और फिर बोले कि जो भी योद्धा हमारे दुश्मन को परास्त कर हमारी राजकुमारी को सुरक्षित हमारे पास लेकर आएगा वह इस 7 पान के बीड़े को खाएगा। लेकिन 7 पान के बीड़े को खाने के लिए कोई भी नाग योद्धा आगे नहीं आया। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो राजकुमारी को सुरक्षित लेकर आएगा। जब बीड़े का पान कुम्हलाने लगे तो योद्धाओं का यह हाल देखकर राजा बासिक आग बबूला हो उठे और बोले कि बुरिया तुझे क्या हुआ है? क्या तेरी भुजाओं में पहले जैसा बल नहीं रहा? क्या तेरे शरीर से सारा विष सूख चुका है? क्या तू भूल गया कि तूने बड़े से बड़े योद्धाओं को परास्त किया है? क्योंकि बुरिया नाग सारे नागों में सबसे शक्तिशाली था और नाग योद्धाओं में सबसे बड़ा नाम बुरिया का ही था। जब बुरिया ने राजा के मुंह से ऐसी जली कटी बातें सुनी तो बुरिया को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने क्रोध में खड़े होकर पान का बीड़ा उठाया और चबा गया और बोला कि महाराज आप चिंता ना करें, मैं राजा पारिक के पूरे खानदान को ही यमलोक में पहुंचा दूंगा और राजकुमारी को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। इतना कहकर बुरिया नाग राजा बासिक को प्रणाम करके पृथ्वीलोक की ओर चल दिया। जैसे ही बुरिया नाग पृथ्वीलोक पर राजा पारिक की नगरी में पहुंचा तो वहां पर एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बाजारों व गलियों में भ्रमण करके पूरी नगरी का जायजा लेने लगा। पूरी नगरी को बारीकी से परखते हुए बुरिया नाग ने महसूस किया कि नगरी के बाजारों में काफी चहल पहल थी। सारे लोग अपने अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। कहने का मतलब सभी लोग खुश थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो इस नगरी में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं। राजा पारिक की नगरी का ऐसा माहौल देखकर बुरिया नाग भी काफी प्रभावित हुआ। लेकिन इन सब को एक तरफा रखते हुए बुरिया नाग ने अपने काम को अंजाम देना जरूरी समझा और इंतजार करने लगा शाम होने का कि जैसे ही अंधेरा होगा तो राजा पारिक व उसके खानदान को खत्म कर देगा। थोड़ी देर बाद सूर्यास्त होने लगा।
और अंधेरे की काली छाया नगरी को चारों तरफ से घेरने लगी। किंतु इस बार काली छाया लेकर आई थी उन सब का खात्मा जिससे वे सब अनजान थे। अंधेरा होने के बाद में बुढ़िया नाग महल के पीछे गया और चारों तरफ देखकर तसल्ली की कि यह कार्य करते हुए उसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर वह असली रूप में आकर यानी कि नाग बनकर महल में प्रवेश कर गया। नाग के रूप में बुढ़िया ने सबसे पहले राजा पारीक के कक्ष में प्रवेश किया और राजा रानी दोनों को डस लिया। फिर वह राजकुमार परीक्षित के कमरे में गया और उन्हें भी डस लिया। इसके बाद बुढ़िया नाग हर उस कक्ष में गया जहां राजा का कोई करीबी रिश्तेदार रहता हो तो उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। बुढ़िया नाग भी इस बात से अनजान था कि राजकुमारी निहालदे अपनी मर्जी से राजकुमार परीक्षित के साथ आई थी। इसीलिए वह जल्दी से राजकुमारी निहालदे के पास गया और बोला कि पुत्री निहालदे, मैं उन सभी दुश्मनों को मौत के घाट उतार आया हूँ जो तुम्हारा जबरदस्ती अपहरण करके लाए थे। अब तुम मेरे साथ नागलोक वापिस चलो, वहाँ पर तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें कोई डर नहीं। तो राजकुमारी निहालदे अपने चाचा बुढ़िया नाग के मुख से ऐसे अशुभ समाचार सुनकर जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि अरे पापी, तूने ये क्या कर दिया, मेरी पूरी की पूरी गृहस्थी उजाड़ दी। कौन कहता है कि राजकुमार परीक्षित मुझे जबरदस्ती लेकर आए थे? मैं तो मेरी मर्जी से उनके साथ आई थी। पापी, क्या तू यह नहीं जानता कि ससुराल से दुल्हन की अर्थी ही निकलती है? इस अनर्थ के लिए मैं तुझे कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। तो इतनी बात सुनकर बुढ़िया नाग तो बुरी तरह से घबरा गया और तुरंत नागलोक की ओर चल दिया। और निहालदे बुरी तरह से रोती रही, विलाप करती रही कि ये मेरे साथ क्या हो गया। नागलोक पहुंचते ही बुढ़िया सबसे पहले दरबार में गया जहां राजा बासिक बड़ी ही बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। बुढ़िया को दरबार में देखकर राजा बासिक के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई और बोले कि बुढ़िया, हमारी पुत्री निहालदे कहाँ है? जल्दी बताओ, हमें बेचैनी हो रही है। लेकिन बुढ़िया नाग तो अपनी भतीजी के मुख से ऐसे कटीले शब्द सुनकर बहुत ही दुखी हो चुका था और अपने निराश मन से राजा से बोला कि महाराज, मैंने राजा पारीक और उसके सारे खानदान को मौत के घाट उतार दिया है, किंतु इससे आगे वह कुछ भी नहीं बोल पाया। तो राजा बासिक बोले कि किंतु क्या, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही है। तो राजा की बात सुनकर बुढ़िया नाग ने अपने आप को संभालते हुए पृथ्वीलोक पर राजा के महल में जो घटना हुई उस सारी घटना का जिक्र राजा बासिक को सुना दिया। तो बुढ़िया की सारी बातें सुनने के बाद राजा बासिक को गुस्सा आ गया और कहने लगे कि तू यह क्या कह रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या वास्तव में ही हमारी पुत्री ने नागलोक आने से इनकार कर दिया? तो बुढ़िया नाग ने राजा की बात सुनकर कहा कि हे राजन, मुझे माफ कर दो, मुझे खेद है यह कहते हुए, किंतु यही सत्य है। तो वहाँ सभा में कुछ पंडित भी बैठे थे जो इस बात को सुन रहे थे। तो उनमें से एक पंडित बोला कि क्षमा करें महाराज, आपकी वार्ता में दखल देने के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो राजा बासिक ने कहा कि बोलिए पंडित जी, आप क्या कहना चाहते हैं? तो पंडित जी बोले कि महाराज, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बुढ़िया नाग ने वहाँ जो भी किया वह सब व्यर्थ है, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो राजा बासिक पंडित जी की बात सुनकर बोले कि व्यर्थ है, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे विस्तार से समझाएं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो राजा की बात सुनकर पंडित ने कहा कि महाराज, पृथ्वीलोक पर धनंतर नाम का वेद है जो सांप के कटे हुए को कभी भी मरने नहीं देता, केवल उसके देखने मात्र से ही घातक से घातक नाग का विष उतर जाता है। तो पंडित जी की बात सुनकर राजा बासिक बोले कि इसका मतलब है कि वह वेद सबको पुनर्जीवित कर देगा। तो इतना सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि जिस नागलोक में राजा पारीक व राजकुमार परीक्षित की मृत्यु की खुशखबरी मनाई जानी थी, केवल धनंतर वेद के नाम से ही उन सब के होश उड़ चुके थे। और उधर पृथ्वीलोक पर निहालदे के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। राजा रानी का ऐसा हाल देखकर सबके होश उड़ चुके थे। महल में मातम सा छा गया। तभी उनमें से किसी ने धनंतर वेद का जिक्र किया।
तो वेद का जिक्र सुनते ही सारे लोग राजा रानी और राजकुमार के प्राण बचाने के लिए सारे के सारे वेद के आश्रम की ओर दौड़ पड़े। और जैसे ही धनंतर वेद के आश्रम में पहुंचे तो वेद जी उन्हें देखकर बोले कि क्या बात हो गई, तुम ऐसे हैरान परेशान कैसे हो। तो सारे के सारे कहने लगे कि वेद जी गजब हो गया, राजा पारीक व उनके सारे परिवार को किसी जहरीले नाग ने डस लिया है। वे सारे बेसुध पड़े हैं और उनके मुंह से झाग भी निकल रही हैं। कृपया करके आप जल्दी से चलिए। तो इतना सुनते ही धनंतर वेद तुरंत खड़े हुए और अपने शिष्यों से बोले कि चलो, हमें जल्दी से राजा पारीक की नगरी में पहुंचना होगा। थोड़ी देर बाद सारे महल में पहुंच गए। जब धनंतर वेद राजा पारीक के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत नाग के काटे हुए स्थान पर अपनी दृष्टि डाली तो राजा पारीक व रानी उठ खड़े हुए जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। राजा और रानी अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे थे। इसी प्रकार धनंतर वेद ने राजकुमार को और सभी लोगों को पहले की तरह स्वस्थ कर दिया। राजा पारीक बोले कि वेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो हमारा पूरा परिवार ही खत्म हो जाता। तो राजा की बात सुनकर धनंतर वेद ने कहा कि महाराज, आपने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि वह नाग आपके पूरे परिवार को ही समाप्त करना चाहता था। तो वेद के पूछने पर राजा पारीक ने धनंतर वेद को राजा बासिक के साथ हुई मुलाकात और निहालदे को लाने तक की सारी कहानी बता दी। सारी कहानी को ध्यान से सुनने के बाद में धनंतर वेद बोले कि महाराज, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। शायद आप नहीं जानते कि राजा बासिक बड़ा ही जिद्दी है। वह अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और मैं भी आपके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूँ। यदि मैं आपको समय पर नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। तो राजा बोले कि वेद जी, कृपया करके आप ही इस समस्या का कोई समाधान निकालिए। तो वेद जी बोले कि देखिए महाराज, आप सभी को नागलोक से जब तक खतरा है तब तक आप राजकुमार और राजकुमारी निहालदे को किसी सुरक्षित जगह पर भेज दें, तभी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो राजा पारीक बोले कि वेद जी, पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहाँ पर नाग ना पहुँच सके। तो राजा की बात सुनकर वेद जी ने कहा कि महाराज, आप समुद्र के बीच में एक कंचन महल बनवाइए और राजकुमार परीक्षित व राजकुमारी निहालदे को उस महल में भेज दीजिए, क्योंकि नाग पानी में नहीं घुसते और यदि घुसते हैं तो डूबकर मर जाएंगे। राजा बासिक राजकुमार परीक्षित को मारना चाहते हैं। अगर वो यहाँ से चले जाएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जब उन्हें मालूम होगा कि राजकुमार परीक्षित और निहालदे कंचन महल में रहने लगे हैं तो आपकी नगरी में वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनका तो मकसद कंचन महल में जाने का होगा। तो राजा पारीक ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा वेदराज, हम कल से ही समुद्र के बीचों बीच कंचन महल का निर्माण करवाना शुरू कर देंगे। पर आपसे एक विनती है कि जब तक महल बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक कृपया करके आप हमारे साथ रहिए। आपको महल में सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो वेद जी ने कहा कि ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे। दूसरी ही सुबह समुद्र में कंचन महल का निर्माण शुरू कर दिया गया। जब महल बनकर तैयार हो गया तो राजकुमार परीक्षित और निहालदे को कंचन महल में रहने के लिए भेज दिया गया। राजा पारीक ने चैन की सांस ली कि अब राजकुमार परीक्षित और उनकी पुत्रवधू को कोई भी खतरा नहीं है। वे दोनों उस महल में बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसीलिए राजा पारीक भी शांति से रहने लगे। इधर धनंतर वेद ने भी महाराज से आज्ञा ली और अपने आश्रम की ओर चल दिए। उधर नागलोक में राजा बासिक ने गुस्से में फिर एक पान का बीड़ा फिर से सभा के बीच में फेंक दिया और बोले कि जो भी नाग योद्धा धनंतर वेद का अंत कर सकता है वह इस पान के बीड़े को चबाए। सभी नाग योद्धा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, क्योंकि किसी भी नाग में वेदराज धनंतर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वे सभी धनंतर वेद को अच्छी तरह जान चुके थे। धनंतर वेद में केवल अपने मंत्रों द्वारा उन्हें वशम करने की शक्तियां विराजमान थी, जिससे सभी नाग भयभीत थे। जब पान का बीड़ा कुंभलाने लगा तो राजा बासिक तक्षक नाग की ओर देखकर बोले कि तक्षक नाग, भूरिया तो अपने कार्य में सफल होकर भी असफल रहा। क्या तेरे अंदर विष सूख चुका है? क्या अब तुझे भी मौत का भय सताने लगा है? यदि ऐसा ही है तो जा ले
पृथ्वी लोक की शरण ले ले और वहां जाकर छुप जा उनके दामन में। तो तक्षक नाग अपने बारे में ऐसी कड़वी बातें सुनकर काफी क्रोधित हुआ और फुंकारता हुआ खड़ा हुआ और बोला कि महाराज, मेरे बारे में ऐसी वाणी बोलते हुए कुछ तो विचार कीजिए। भला ऐसा कौन सा कार्य है जो मैंने आपके लिए किया ना हो। आपने मुझे आज तक जो भी कार्य दिया है मैं हमेशा उसमें विजयी होकर लौटा हूँ। मैंने आपको कभी भी निराश नहीं किया और ना ही करूँगा। आप चिंता ना करें, मैं पृथ्वी लोक पर जाकर धनंतर वेद का अंत करके ही लौटूंगा। और फिर तक्षक नाग राजा बासिक से आज्ञा लेकर पृथ्वी लोक की ओर चल दिया। पृथ्वी लोक पहुंचकर तक्षक नाग ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और वेदराज धनंतर के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि आश्रम में तो कोई है ही नहीं। आखिर तक्षक नाग वहीं पर छुपकर वेद के लौटने का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई भी लौट कर नहीं आया तो तक्षक को क्रोध आने लगा और वह धनंतर वेद को ढूंढने की रणनीति बनाने लगा। तभी उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जो आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर बनाई गई थी। तो तक्षक नाग तुरंत दौड़कर उस झोंपड़े के पास पहुंच गया जिसमें एक गरीब किसान का परिवार रहता था। वहां जाकर तक्षक बोला कि कोई है जो इस बूढ़े ब्राह्मण को पानी पिला सके। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर किसान अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला और बोला कि कृपया करके बैठिए महाराज, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। और किसान ने जल लाकर तक्षक को दे दिया। और फिर किसान ने तक्षक से पूछा कि आप इतनी रात्रि को यहाँ क्या कर रहे हैं, किस काम से आप आए हैं। तो पानी पीकर तक्षक ने किसान से कहा कि मेरे पुत्र को किसी जहरीले सांप ने डस लिया है जिससे उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा है। इसीलिए मैं धनंतर वेद को बुलाने के लिए उनके आश्रम पर गया था, किंतु वहाँ पर तो मुझे कोई नहीं मिला। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि धनंतर वेद मुझे कहाँ मिलेंगे। तो किसान बोला कि पंडित जी, धनंतर वेद तो राजा पारीक की नगरी में गए हैं। कुछ दिन पहले राजा पारीक और उसके पूरे परिवार को किसी जहरीले सांप ने डस लिया था जिससे सभी मौत के घाट उतरने ही वाले थे, परंतु वेद जी ने उन्हें बचा लिया। अब वे सारे स्वस्थ हैं। तो वेद जी ज़्यादातर वहीं पर रहते हैं। अगर आपका वेद जी से मिलना जरूरी है तो आप राजा पारीक की नगरी में चले जाइए। तक्षक नाग किसान का धन्यवाद करते हुए राजा पारीक की नगरी की ओर चल दिया। 2-4 मील चलने के बाद उसने विचार किया कि राजा पारीक की नगरी में जाने से मुझे क्या फायदा होगा। वहाँ तो सभी नाग लोग के दुश्मन हैं। अगर किसी को जरा भी भनक लग गई तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं क्यों ना यहीं पर छुपकर धनंतर वेद के आने का इंतजार करूं। तो यह सोचकर तक्षक नाग ने रास्ते में अपना डेरा जमा लिया और उधर वेदराज धनंतर राजा पारीक से विदा लेकर 1600 शिष्यों के साथ अपने आश्रम की ओर चल दिए। और दूसरी तरफ नागलोक के राजा बासिक ने अपने दूतों को पृथ्वी लोक में जाकर तक्षक की निगरानी करने का हुक्म दिया और कहा कि तक्षक पर कोई भी मुसीबत आए तो उसकी सहायता करना। महाराज का हुक्म सुनकर दूत तुरंत पृथ्वी लोक की ओर चल दिए और पृथ्वी लोक पर पहुंचकर पास ही के जंगल में छुपकर तक्षक की निगरानी करने लगे। थोड़ी ही देर बाद धनंतर वेद अपने शिष्यों के साथ उसी मार्ग से आ रहे थे। आधे शिष्य धनंतर वेद के आगे चल रहे थे और आधे शिष्य उसके पीछे चल रहे थे। और वेद जी तो बड़े ही ठाठ से उनके बीच में चल रहे थे। उनके कदमों से उड़ती धूल आकाश में एक गोलाकार आकृति बना रही थी। अब जैसे ही तक्षक की नज़र उस वेद और शिष्यों पर पड़ी तो तुरंत उठ खड़ा हुआ और एक बहुत ही सुंदर सोने की छड़ी का रूप धारण करके बीच मार्ग में गिर गया। इधर जो शिष्य धनंतर वेद के आगे चल रहे थे उन सभी ने छड़ी हथियाने के लिए दौड़ लगा दी, क्योंकि छड़ी तो दूर से ही चमक रही थी, इसीलिए उन्हें दिखाई दे गई। छड़ी उठाने के लिए शिष्य ऐसे टूट पड़े जैसे कई दिनों के भूखे आदमी भोजन की ओर दौड़े हों। छड़ी की चमक ने शिष्यों के मध्य तनाव उत्पन्न कर दिया। हर कोई उस छड़ी को पाने के लिए उतावला था। एक कहने लगा कि यह छड़ी मेरी है, तो दूसरे ने कहा कि मैंने इसे दूर से ही देख लिया, इसीलिए यह छड़ी मेरी है। दूसरा बोला कि मैंने इसे सबसे पहले छुआ है, इसीलिए यह छड़ी मेरी हुई। छड़ी को पाने के लिए उनके बीच में लालच इतना बढ़ गया कि सारे झूठ का सहारा लेने लगे। शिष्यों को इस तरह आपस में संघर्ष करता देखकर धनंतर वेद भी वहां पर पहुंच गए
और बोले कि क्या हुआ शिष्यों, आप किस वार्ता को लेकर तनाव कर रहे हैं। तभी उनमें से एक शिष्य बोला कि महाराज, ये सोने की छड़ी को हथियाने के लिए विवाद कर रहे हैं। तो वेदराज ने अपने शिष्यों का विवाद समाप्त करने के लिए उनसे छड़ी ले ली और खुद के गले में टांग ली। अब शिष्यों का झगड़ा खत्म हो गया और फिर वे सभी वेदराज के आगे पीछे चल पड़े। अब छड़ी को गले में लटकाकर वेदराज ने आधा कार्य तो खुद ही कर लिया। अब तक्षक ने सोचा कि यही एक मौका है इसे परलोक पहुंचाने का। तो तक्षक नाग ने अपने असली रूप में यानी नाग बनकर वेदराज की गर्दन पर डस लिया और जल्दी से झाड़ियों में गायब हो गया। तक्षक नाग अपनी जान बचाते हुए भाग गया, किंतु धनंतर वेद वहीं पर गिर पड़े, क्योंकि उनकी नज़र खुद की गर्दन पर जा नहीं सकती थी, इसीलिए उनका इलाज नहीं हो सकता था। इसीलिए वे बेसुध होकर तड़पते रहे। अपने गुरु की ऐसी दशा देखकर सारे शिष्य रोने लगे। अपने शिष्यों को इस तरह रोता देखकर धनंतर वेद बोले कि पुत्रों, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सारे के सारे चुप हो गए। तो धनंतर वेद आगे बोले कि मुझे तक्षक नाग ने डसा है। मेरी दृष्टि काटे हुए निशान पर नहीं जा सकती, इसीलिए मेरा मरना तय है। मेरे मरने के बाद तुम मुझे धरती में दफना देना और ठीक 6 महीने बाद खोदकर वापस निकाल लेना, मैं तुम्हें जीवित मिलूंगा। और यदि 6 महीने से पहले कोई भयंकर विपदा आन पड़े तो तुम मुझे पहले ही निकाल लेना और मेरे टुकड़े करके सारे मिल बांट कर खा लेना, जिससे मेरी सारी विद्याएं हैं जो तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम सारे धनंतर वेद बन जाओगे। बस इतनी सी बात बोले और धनंतर वेद ने अपने प्राण त्याग दिए। सारे शिष्यों का रो रो कर बुरा हाल था। वे रोते हुए अपने गुरु के लिए समाधि बना रहे थे। जब समाधि के लिए जमीन खोद कर तैयार कर ली तो उसके अंदर नीम के ढेर सारे पत्ते डालकर वेद जी को दफना दिया और सभी शिष्य वहीं पर बैठकर 6 महीने पूरा होने का इंतजार करने लगे। और तक्षक नाग धनंतर वेद का अंत करके नागलोक पहुंचा तो वहां पर खूब जोरों शोरों से तक्षक का स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की ध्वनि से पूरा नागलोक गूंज उठा। प्रसन्नता से व्याकुल राजा बासिक ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर तक्षक को आदर से पहना दी और उसे विश्राम करने के लिए भेज दिया। भूरिया नाग भी वहां पर बैठा बैठा यह सारा नजारा देख रहा था और मन ही मन जल रहा था और उसने खुद से वादा किया भी मैं भी कोई बड़ा काम करके दिखाऊंगा। तक्षक का इतना आदर सत्कार मुझसे देखा नहीं जा रहा। अब तक्षक नाग को तो विश्राम के लिए भेज दिया गया और उसी दौरान जो दूत पृथ्वी लोक पर भेजे गए थे वे भी दरबार में उपस्थित हो गए। तो दूतों को देखकर राजा बासिक बोले कि आइए, आपका भी सभा में स्वागत है और अब आप मुझे पृथ्वी का आंखों देखा हाल सारा बताइए कि तक्षक योद्धा ने कैसे बहादुरी से अपने काम को अंजाम दिया। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में सुनेंगे कि राजा के दूतों ने वापस आकर राजा को क्या बताया। क्या राजा के दूतों को इस बात का पता था कि वेद जी धनंतर 6 महीने के बाद वापस जिंदा हो जाएंगे? और अगर राजा के दूतों को इस बात का पता था और उन्होंने राजा बासिक को ये सारी जानकारी दे दी तो राजा बासिक अपना अगला कदम क्या उठाएंगे, यही देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप पीछे के दोनों भाग सुनने के इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में उनकी लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।